आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न दिया हुआ है कि विसरण की सर्वाधिक क्षमता किसमें पाई जाती है। तो हमें बताना है कि सबसे अधिक विसरण किसमें होता है। ठीक है, यहाँ पर किसमें का तात्पर्य ये है कि कौन से द्रव्य में, द्रव्य की कौन सी अवस्था में सबसे अधिक विसरण की घटना होती है। ठीक है, और द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है, तो द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, द्रव, ठोस और गैस। तो हमें बताना है कि विसरण जो है वो सबसे अधिक किस अवस्था में हो रहा होगा, द्रव में होगा कि ठोस में होगा कि गैस में होगा। ठीक है, तो पहले तो समझते हैं कि विसरण एक घटना होती क्या है, तभी हम बता पाएंगे कि विसरण सबसे अधिक किसमें हो रहा होगा। ठीक है, तो देखो पहले तो डेफिनेशन की हम बात करें तो हम सबसे साधारण डेफिनेशन लेके चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। तो देखो, विसरण की घटना बेसिकली होती क्या है कि जब एक या एक से अधिक द्रव्य प्राकृतिक रूप से मिले। ठीक है, मतलब कि अपने आप ही एक दूसरे से मिल करके क्या बना दें, कोई एक नया समांगी मिश्रण बना दें। ठीक है, कोई नया समांग मिश्रण बना दें। देखो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ समांग मिश्रण की। तो देखो समांग मिश्रण क्या होता है, तो समांग मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें दोनों ही द्रव्य के अणु क्या होते हैं, समान प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो दोनों ही द्रव्य के अणु क्या हों, द्रव्य के अणु समान प्रकृति के हों। ठीक है, द्रव्य के अणु समान प्रकृति के। ठीक है, समान प्रकृति हो, समान आकार हो, तब ऐसे मिश्रण को हम बोलते हैं समांग मिश्रण। जैसे कि आप दूध में पानी मिला दो तो ये क्या है, एक समांग मिश्रण है। दूध में रेत मिलाओगे तो देखो रेत के अणु अलग होते हैं। ठीक है, उनका जो आकार होता है, प्रकृति होती है, वो अलग होती है। और दूध का आकार, दूध के अणुओं का आकार अलग होता है। तो दूध में तो कभी रेत मिल ही नहीं पाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम दूध में पानी मिला दें तो क्या है, पानी के अणु और जो हमारे दूध के अणु क्या है, उनकी अणुओं की जो प्रकृति है वो समान है। तो अगर दूध में पानी मिल जाएगा तो ये क्या होगा, एक हम कह सकते हैं समांग मिश्रण होगा। लेकिन अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विसरण की घटना की। तो मैंने बोला कि जब किन्हीं दो द्रव्य कोई दो द्रव्य हो तो वो दो द्रव्य आपस में मिल करके कोई नया समांग मिश्रण बना ले, तो उस घटना को हम बोलते हैं विसरण की घटना। ठीक है, और ये घटना कब तक चलती है, जब तक कि दोनों द्रव्य के अणु पूर्णतः एक दूसरे से ना मिल जाए। ठीक है, देखो इसकी एक बार हम लोग स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखो अगर हम ये मान लें कि हमने क्या करा है, हमारे पास दो द्रव्य हैं और उनको हमने क्या करा, दूसरे के संपर्क में रखा। तो तुम्हारा एक द्रव्य है वो, उसकी जो सांद्रता है वो क्या है, कम है। ठीक है, एक द्रव्य की जो सांद्रता है वो कम सांद्रता है। वहीं पर एक हमारा जो दूसरा द्रव्य द्रव्य था जिसके हम लोग संपर्क में रख रहे हैं, उसकी सांद्रता क्या थी, अधिक सांद्रता थी। ठीक है, उसकी सांद्रता अधिक थी। हमने हम क्या किया है, एक बीच में झिल्ली लगा के रखी हुई है ताकि क्या, ये जो हमारे कम सांद्रता वाले जो अणु हैं, ठीक है, वो इस अधिक सांद्रता वाले जो अणु हैं इनमें ना मिल जाए। ठीक, जैसे हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम ये झिल्ली हटा देंगे तो हम देखेंगे कि जो कम सांद्रता वाले अणु थे वो अपने आप ही, मतलब कि कोई प्रेशर नहीं है, कोई हम लोग बाहरी यहाँ पर कोई भी जैसे कि टेम्परेचर वगैरह कुछ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमने कल झिल्ली हटा दी तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो कम सांद्रता वाले अणु थे वो क्या करेंगे, अधिक सांद्रता वाले जो अणु वाला जो द्रव्य था उसमें क्या करेंगे, अपने आप ही गति करना शुरू कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने क्या करा, अपने आप ही गति करना शुरू कर दिया। ठीक है, और जो आप देखोगे कि ये घटना कब तक होगी, ये घटना तब तक होगी जब तक कि पूरे मिश्रण में, या हम कह सकते हैं पूरा ये जो मिश्रण है द्रव्य का, वो क्या ना हो जाए, बिल्कुल दूसरे के जो दोनों ही अणु हैं वो बिल्कुल बराबर ना हो जाए। मतलब कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, ये जो हमारे ब्लू वाले अणु हैं वो ज्यादा थे। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद आप देखोगे कि पूरा ही जो ये द्रव्य है, इसमें जो अणुओं की संख्या वो क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। मतलब कि कम सांद्रता वाले द्रव्य के अणु और अधिक सांद्रता वाले द्रव्य के अणु, उन दोनों की संख्या बिल्कुल बराबर होगी। मतलब कि पूर्णतः मिल करके उन्होंने एक नया समांग मिश्रण बना लिया होगा, नया समांग मिश्रण। तो इस घटना को हम बोलते हैं, इस घटना को हम बोलते हैं विसरण। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है कि सर्वाधिक क्षमता किसमें पाई जाती है। तो देखो सर्वाधिक क्षमता होती है गैसों में। किसमें होती है, सर्वाधिक पाई जाती है गैसों में। तो मतलब जो हमारा सही उत्तर है वो क्या होगा, तुम्हारा सही उत्तर होगा गैस। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं उदाहरण कि यहाँ पर केवल गैसों में ही सबसे अधिक सबसे अधिक विसरण क्यों होता है, ठोस या द्रव में क्यों नहीं होता है।
तो अगर हम लोग अणुओं का अगर हम लोग यहाँ पर देखें संरचना, तो अगर आप ठोस की संरचना देखो, ठोस, द्रव और गैस, तो ठोस में क्या होते हैं, अणुओं जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत ही पास पास होते हैं। मतलब कि ये कि इन अणुओं के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो इतना अधिक होता है, या हम कह सकते हैं इन अणुओं के जो बीच में लगने वाला जो बल होता है वो इतना अधिक होता है कि ये अणु एक दूसरे के बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत ही समीप होते हैं। अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव के अणु ना ज्यादा पास होते ना ज्यादा दूर होते हैं, ठीक है। तो द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है, लेकिन गैसों की अपेक्षा अधिक होता है। तो अगर हम गैस के अणुओं की बात करें तो आप देखोगे कि गैस के अणु एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर होते हैं, ठीक है। अब एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं तो इसलिए इनमें क्या होता है, इन अणुओं के बीच, इन अणुओं में जो गतिज ऊर्जा होती है वो भी क्या होती है, सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल है ही नहीं। तो अगर हम केवल एक अणु की बात करें तो वो एक अणु क्या कर रहा होगा, स्वतंत्रता से गति कर रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर होगा क्या कि जैसे हमने दो ठोस लेकर के आए, ठीक है, तो अगर हम दो ठोसों को समीप लेकर के आएंगे तो इनको मिलने में क्या होगा, बहुत ही समय लगेगा। क्योंकि देख रहे हो कि यहाँ पर इनके अणुओं के बीच में जो गति है, इन अणुओं की जो गति है, ठोस के अणुओं की गति, वो क्या है, बहुत ही शून्य, हम कह सकते हैं नगण्य होती है, ठीक है। क्योंकि इनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल इतना होता है कि वो दूसरे से चिपके हुए होते हैं, तो वो गति ही नहीं कर पाते। जब गति नहीं कर पाएंगे तो क्या दो ठोस आपस में मिल जाएंगे? तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करें द्रव्य की, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि हमने कोई दूसरा द्रव्य रखा तो होगा क्या, हाँ ये होगा कि जो द्रव्य के अणु हैं वो क्या करेंगे, वो कम सांद्रता वाले द्रव से अधिक सांद्रता वाले द्रव की ओर आएंगे। लेकिन जो एक क्रिया होगी वो क्या होगी, धीरे धीरे होगी। मतलब कि ये कि अगर हम दो विलयन को रख दें या दो द्रव को अगर मिलाएं तो हम देखेंगे कि हाँ जो मिश्रण बनेगा उसमें थोड़ा समय लगेगा, है ना। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि जैसे हमने दो द्रव को मिलाया तो पूर्णतः पूरे, हम कह सकते हैं पूरे बीकर में जो है एकदम से समान मिश्रण मिल गया, तो उसमें समय लगेगा। ऐसा होगा कि हाँ मतलब टाइम लगेगा, मतलब कि हो जाएगा ऐसा कि जो हमारे द्रव के अणु हैं वो आपस में मिल जाएंगे। मान लो कि ये पहले ऐसे थे और देखो यहाँ पर कुछ अणु थे ऐसे, तो आप देखोगे कुछ टाइम लगेगा। अगर हम दोनों को मिलाएं तो कुछ समय लगेगा, कुछ समय पश्चात ऐसा जरूर हो जाएगा कि जो हमारे पूरा जो विलयन था वो एक समान विलयन बन जाएगा, ठीक है, एक नया विलयन बन जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, गैसों की, तो आप देखोगे कि गैस के अणु क्या होती है, गतिज ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि तुरंत ही क्या करेंगे, ये बिल्कुल हम कह सकते हैं बहुत ही कम समय में दूसरी गैस से मिल जाएंगे। अगर आप इसका उदाहरण देखो तो इसका उदाहरण आप ऐसे देख सकते हो कि हम लोग क्या करते हैं, आप एक कमरा लो, ठीक है, कमरे में क्या होती है, एक कमरे में वायु होती है, ठीक है। तो आप क्या, अगर आप क्या देखो कि कमरे के किसी एक कोने में अगर आप इत्र को डालो, ठीक है, तो आप देखोगे, और अगर एक कोने में इत्र को डालो और क्या करो कि कमरे के आखिरी में जाके आप खड़े हो जाओ, ठीक है, तो आप देखोगे कि मतलब ये बहुत ही कम समय लगेगा और इत्र की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाएगी, ठीक है। क्यों? देखो इत्र में भी क्या है, इत्र के अणु भी क्या है, उनमें भी हम कह सकते हैं वो भी गैस के अणु है, और वायु भी क्या है, गैस है। तो आप देखो कि इत्र के अणु बहुत ही जल्दी कमरे में ही इत्र की खुशबू फैल जाएगी, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर विसरण कितनी जल्दी हो रहा है। विसरण बेसिकली है क्या, मिलना, दो मिश्रणों का, दो समान मिश्रणों का मिल करके एक नया समान मिश्रण बनना। आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे अच्छा उदाहरण हमें देखो मैंने लिया हुआ है कि यहाँ पर देखो अलग अलग रंगों की गैसें हैं, ठीक है। देखो ये गुलाबी रंग की गैस है, ये पीले रंग की गैस है, नीले रंग की गैस। तो आप देखोगे कि कुछ समय बाद क्या होगा, ये सारी गैसें आपस में मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि मिलने की जो हम कह सकते हैं कि जो समय है वो क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। मतलब कि बहुत ही कम समय में ये सारी गैसेस क्या हो जाएंगी, आपस में एक दूसरे में मिल जाएंगे। क्योंकि इनके अणुओं के बीच में जो गतिज ऊर्जा होती है वो इतनी अधिक होती है कि वो तुरंत क्या करेंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो मान लो कि पीले रंग के अणु इस प्रकार होंगे, नीले रंग के अणु इस प्रकार होंगे, तो कुछ आप समय बाद देखोगे कि क्या होगा, पूरे जो सारे अणु हैं वो क्या होंगे, आपस में तुरंत ही मिल जाएंगे और ये क्या करेंगे, ये एक नए समान मिश्रण को बना लेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विसरण की घटना सबसे अधिक होती है गैसों में, ठीक है, सर्वाधिक होती है गैसों में। और
और विसरण की घटना को आप ऐसे भी देख सकते हो कि मान लो हम क्या करें कि द्रव लें, ठीक है, और हम अगर मान लो कि द्रव को हम गर्म करना शुरू कर दें, तो देखो अगर हमें विसरण की घटना को और अगर तेजी से करना, तो क्या क्या करना पड़ेगा हमें। अगर हम उस द्रव का ताप बढ़ा दें, तो ताप बढ़ाने से क्या होगा, ताप बढ़ाने से यही होगा कि अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, बहुत ही अधिक हो जाती है। और जब गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो क्या होगा, द्रव में भी विसरण की घटना तेजी से होने लगेगी। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे जो गैस के अणु हैं, इन गैसों के अणुओं की क्या है, इन गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा पहले से ही इतनी अधिक है कि ये तुरंत क्या करते हैं, दूसरी गैस से मिल जाती है। सबसे अच्छा उदाहरण मैंने बताया आपको कि अगर आप कमरे में अगर इत्र डालते हो, तो पूरे कमरे में ही विद इन सेकेंड क्या होता है, पूरे कमरे में इत्र की खुशबू फैल जाती है, क्योंकि इत्र के अणु और जो कमरे में उपस्थित वायु के अणु आपस में बहुत ही जल्दी क्रियाशील हो जाते हैं। तो हमारा जो उत्तर है वो आपको समझ में आ गया होगा कि विसरण की सर्वाधिक क्षमता गैसों में क्यों अधिक होती है। ठीक है, तो जो हमारा उत्तर होगा वो क्या होगा कि विसरण की सर्वाधिक क्षमता गैसों में पाई जाती है, गैसों में पाई जाती है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।